हेलो स्टूडेंट, आज हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो नीट एग्जाम में प्रॉपरली पूछा जाता है उसके हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में जो जो प्रश्न आने वाले हैं उनका स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी दी गई अभिक्रिया के लिए ई सेल का मान ऋणात्मक है तो डेल जी डिग्री एवं के ई क्यू के मानों के लिए सही संबंध क्या होगा। तो इसका उत्तर को हम विस्तार रूप से देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है ई डिग्री इक्वल टू माइनस वीई, जो यहाँ पर समान ऋणात्मक होता है तो माइनस वीई हो गया। अब डेल जी एवं ई के मध्य निम्न संबंध है। इनका संबंध क्या है? डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, इसको दे देते हैं समीकरण 1। ई सेल ऋणात्मक है अतः डेल जी का मान धनात्मक होगा। पुनः डेल जी एवं के ई क्यू के मध्य संबंध, तो इसके मध्य संबंध क्या होगा? डेल जी इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग के ई क्यू, इसको दे देते हैं अपन समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हमें डेल जी का मान धनात्मक प्राप्त होता है। अब यदि डेल जी धनात्मक है तब समीकरण 2 के अनुसार के ई क्यू का मान ऋणात्मक होगा। तब इसको समीकरण 2 से देखते हैं, तब क्या हो जाएगा? डेल जी ग्रेटर देन 1 एवं के ई क्यू लेस देन 1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डेल जी ग्रेटर देन 1 एवं के ई क्यू लेस देन 1, यही इसका उत्तर हो जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। हमारा सेकंड प्रश्न है, आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। हमारे पास विकल्प दिया हुआ है। ए विकल्प है डेल जी मैक्सिमम इक्वल टू 0 और बी विकल्प है डेल एच मैक्सिमम इक्वल टू 0, सी है डेल वी मैक्सिमम इक्वल टू 0 और डी है डेल पी इक्वल टू 0। तो इसका उत्तर का हम लोग विस्तार रूप से देखते हैं। तो क्या आता है, इस प्रश्न के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है? डेल जी मैक्सिमम इक्वल टू डेल जी मैक्सिमम माइनस टी डेल एस मैक्सिमम। ठीक से, आदर्श गैस के लिए क्या हो जाएगा? डेल जी मैक्सिमम इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल एच मैक्सिमम इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल एस मैक्सिमम नॉन इक्वल टू 0। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस मैक्सिमम, ये हमारा दिया हुआ है, सूत्र है ये। इसमें हम मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा? डेल जी मैक्सिमम इक्वल टू 0 माइनस टी डेल एस मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा? डेल जी मैक्सिमम नॉन इक्वल टू 0। इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? ए, जो डेल जी मैक्सिमम इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या मिलता है इसमें? डेल जी एच इक्वल टू 0 ये सही है हमारा, डेल यू मैक्सिमम इक्वल टू 0 और डेल पी इक्वल टू 0, ये तीनों सही हैं। तो हमारा गलत आंसर क्या आता है? डेल जी मैक्सिमम इक्वल टू 0। इसका उत्तर हो जाएगा डेल जी मैक्सिमम इक्वल टू 0। हमारा अगला प्रश्न है, 0.1 एम NaCl विलयन में 1.6 प्लस 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 10 विलेयता गुणनफल वाले AgCl की विलेयता क्या होगा। इसको उत्तर को हम लोग विस्तार से देखते हैं। तब क्या होता है, AgCl की 0.1 एम NaCl में विलेयता पूछी गई है, अतः गणना में Cl की विलेयता NaCl से तथा Cl की विलेयता AgCl से जुड़ना चाहिए। अतः Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन की AgCl में विलेयता NaCl में मिलाने से पूर्व क्या होगा? NaCl एक्वस फॉर्म में है, चेंजिंग टू Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन में, ये टूट जाएगा। इसका दिया हुआ है 0.1 एम और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा 0.1 और 0.1 प्लस एस सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह AgCl सॉलिड फॉर्म में है, चेंजिंग टू Ag प्लस आयन एक्वस प्लस Cl माइनस आयन एक्वस, इसका हो जाएगा Ag सॉलिड फॉर्म में कर देंगे तभी हो जाएगा सॉलिड प्लस 0.1। इसमें दिया गया है के एस पी इक्वल टू 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 10 इक्वल टू क्या है? Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन।
तो इसमें ये दिया हुआ है, इसको जो कहते हैं उतार देंगे, इक्वल टू एस 0.1 प्लस एस। ए जी जो है एस है अपन यहाँ दिया हुआ है ए जी एस, और 0.1 प्लस एस सी एल है एस प्लस 0.1। सेम लिख देंगे, एस बाहर में उसको अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 0.1 एस प्लस एस का स्क्वायर, एस का वर्ग हो जाएगा। तो उसके बाद इसको देखते हैं के एस पी का मान कम है, इसमें दिया हुआ है के एस पी ये है, के एस पी का मान कम है, अतः एस का मान 0.1 की तुलना में बहुत कम होगा, अतः एस वर्ग को उपेक्षित कर देते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा 1.6 गुणी 10 की घात माइनस 10 बराबर 0.1 एस। तब एस का मान ज्ञात करेंगे तो एस बराबर हो जाएगा 1.6 गुणी 10 की घात माइनस 9 एम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फाइनली, एस इक्वल टू 1.6 गुणी 10 की घात माइनस 9 एम के लिए हो जाएगा इसका उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, माना कि दो तत्व x और y मिलकर दो यौगिक XY2 और X3Y2 देता है। जब 0.1 मोल XY2 का भार 10 ग्राम तथा 0.05 मोल X3Y2 का भार 9 ग्राम है, तो x और y का परमाणु भार ज्ञात करना है। तो हम उत्तर को विस्तार रूप से देखते हैं। तब क्या होता है, दिया गया है x एवं y का परमाणु भार क्रमशः ax एवं ay है। तो दिया हुआ है परमाणु भार x और y, ax और ay है। तो XY2 के लिए क्या होगा, NXY2 इक्वल टू 0.1 इक्वल टू 10/, AX प्लस 2AY। इसको हल करेंगे आगे, तभी हो जाएगा AX प्लस 2AY इक्वल टू 100। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और उसके बाद इसी तरह Y2 के लिए देखेंगे, तब ये हो जाएगा NX2Y3 इक्वल टू 0.05 इक्वल टू 9/3AY प्लस 2AY। इसको हल करेंगे तभी हो जाएगा 3AY प्लस 2AY इक्वल टू 180 हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण एक और 2 को हल करेंगे तब हो जाएगा AX इक्वल टू 40 ग्राम प्रति मोल और AY इक्वल टू 30 ग्राम प्रति मोल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल और 30 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये जो है हमारा अगला प्रश्न है, 1 एम्पीयर धारा पर विद्युत अपघटन के दौरान 60 सेकेंड में कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों की मुक्त संख्या है। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है 1.6 गुणी 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो इसके उत्तर को हम विस्तार रूप से देखते हैं। तब क्या होता है, विद्युत अपघटन में फैराडे के प्रथम नियम अनुसार, प्रथम नियम हमारा क्या कहता है विद्युत अपघटन का, तो W/E इक्वल टू IT अपान 96,500 ये हो जाएगा समीकरण 1। अगर हम लोग को दिया गया है प्रश्न में I इक्वल टू 1 एम्पियर दिया हुआ है और T इक्वल टू 60 सेकेंड, समय 60 सेकेंड दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 में मान को रख देंगे, तब क्या होगा W/E इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 60/96500। इसको आगे हम करेंगे तब हो जाएगा W/E इक्वल टू 6/9650। ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन में मोलों की संख्या है। ये 6/9650 इलेक्ट्रॉन में मोलों की संख्या है। तब हम लोग को ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने तब क्या हो जाएगा 6/9650 गुणी 6.022 गुणी 10 की घात 23। इसको आगे हम करेंगे तब हो जाएगा 3.75 गुणी 10 की घात 20। और यही जो है हमारा उत्तर है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त संख्या क्या हो जाएगा इसका 3.75 गुणी 10 की घात 20। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बोरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि इसके अणु खाली स्थान देता है। इसके उत्तर को हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे।
तो क्या होगा, क्लोरिक अम्ल एक अम्ल है जो प्रश्न में दिया गया है, क्योंकि यह जल में OH माइनस आयन को ग्रहण करता है तथा प्रोटॉन मुक्त करता है। इसका रासायनिक समीकरण होगा H3BO3 प्लस H2O के साथ क्रिया कराएंगे तब हो जाएगा BOH माइनस आयन 4 प्लस H प्लस आयन। ये जो है H2O अम्ल का काम करता है और ये जो है संयुग्मित क्षार होता है, ठीक है। और BOH माइनस आयन 4 क्षार है जो कि संयुग्मित अम्ल का काम करता है। इसका उत्तर हो जाएगा यह जल में OH माइनस आयन को ग्रहण करता है तथा प्रोटॉन देता है। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। बोरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि इसके अणु खाली से स्थान देता है। इसका अणु क्या देता है, यह जल के साथ क्रिया करता है और OH माइनस आयन को ग्रहण कर लेता है तथा प्रोटॉन देता है हमें। हमारा अगला प्रश्न है AlF3 का HF के विलय केवल KF की उपस्थिति में होता है, ऐसा किसके बनने के कारण होता है। इसका उत्तर हम लोग विस्तार रूप से देखते हैं। Al3 प्लस आयन की अधिकतम सम्मेलन संख्या 6 होती है, तब क्या होता है AlF3 K3AlF6 बनाता है जब इसमें HF में KF की उपस्थिति में विलय करते हैं, तब क्या होता है K3AlF3 संकुल बनाता है। तो इसको निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण AlF3 प्लस 3KF चेंजिंग टू HF, इसका HF के साथ क्रिया कराएंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K3AlF6। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा K3AlF6। हमारा अगला प्रश्न है जिंक को आयरन पर लेपित करने से जस्तेदार लोहा बनता है जबकि इसके विपरीत संभव नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है। इसका उत्तर को हम लोग विस्तार से देखेंगे। उच्च ऋणात्मक मान अपचयन वाली धातु की अपचयित होने की उच्च प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। तो Zn क्या करता है, Zn 2 प्लस आयन और 2E माइनस आयन में विपरीत हो जाता है, तो Zn बनाता है और इसका ऊर्जा क्या होता है -0.76 वोल्ट। और आयरन क्या करता है, आयरन 2 प्लस आयन और प्लस 2 माइनस आयन देता है और ये क्या होता है, फिर ये आयरन बनाता है और इसका वोल्ट क्या होता है -0.44 वोल्ट। यहाँ क्या होता है, यहाँ गैल्वेनीकृत आयरन में Zn का उच्च ऋणात्मक अपचयन होता है और विभव अर्थात और आयरन द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को लेने एवं स्वयं अपचयित होने की प्रवृत्ति रखता है, कौन, आयरन। तो इसी प्रकार Zn एनोड की भांति व्यवहार करता है और आयरन को जंग लगने से रोकता है। इसका उत्तर हो जाएगा जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव आयरन से ज़्यादा होता है। जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव किससे ज़्यादा होता है, आयरन से ज़्यादा होता है, आयरन से ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है बुझे चूने का पानी में निलंबन क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो क्या होगा, बुझे चूने का जलीय विलयन चूने का पानी कहलाता है, जबकि बुझे चूने का निलंबन चूने का दूध अर्थात दुग्ध चूना कहलाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूधिया चूना भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दुग्ध चूना, दुग्ध चूना, इसको दूधिया चूना भी बोला जाता है। दूधिया चूना। हमारा अगला प्रश्न है
NO2 प्लस आयन, NO3 माइनस आयन और NH4 प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों के परमाणविक कक्षकों के संकरण हैं क्रमशः। तो इसका संकरण क्या होगा, इसका उत्तर विस्तार से देखते हैं। तो यह है हमारा आयन संरचना और संकरण। इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। इसको बॉक्स में अब देखते हैं आयन क्या है हमारा N प्लस आयन, ये दिया हुआ है। इसका संकरण हो जाएगा N प्लस आयन डबल बॉन्ड O और इधर भी हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ये क्या बनाता है, ये sp संकरण बनाएगा। हमारा सेकेंड दिया हुआ है NO3 माइनस आयन। तो क्या होगा, इसका संरचना होगा N नीचे सिंगल बॉन्ड O माइनस आयन और डबल बॉन्ड O चेंजिंग टू O, ये बनाता है हमारा sp2 संकरण। और इसी प्रकार दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन, थर्ड NH4 प्लस आयन। इसका क्या होगा, इसका संरचना होगा N प्लस आयन सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H और ऊपर में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H। ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा sp3 संकरण। इसी प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्रमशः sp संकरण और sp2 sp3 संकरण।